तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया ही है अभी, हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट 2023 में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है। अब इसकी बात करें तो सबसे पहले हम सिप्री को देख लेते हैं कि भाई सिप्री क्या है। तो सिप्री की फुल फॉर्म आप लोग लिखेंगे स्टॉकहोम, आप लोग चाहो तो लिख लेगा स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम इंटरनेशनल, 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 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई सिप्री की। अब इसके नाम से पता चल रहा है तो ये देश कौन सा देश है जो इसको रिलीज करता है, तो स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम किसका देश है, किसका है, तो वो लिख लेंगे स्वीडन। कहां पर, स्वीडन का शहर है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन सा राइट आंसर आप लोगों के हिसाब से होना चाहिए, बताइए मुझे, बताइए जल्दी। तो इसमें भारत की 3 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है, 3 कंपनियों को। कौन कौन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल, हाल की फुल फॉर्म भी याद आपको रखनी है, ये भी सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, ये भी सही है। मजगांव डॉक्स लिमिटेड एमडीएल, ये भी सही है। तो तीनों कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है, ये आप लोग प्लीज नोट करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा किस किस देश की कंपनी है, सबसे ज्यादा है इसमें यूएसए की, यानी यूएसए की इसमें जो टॉप कंट्री है वो 6 शुरू की जो 6 कंट्री है वो यूएसए की 6 कंट्रियों ने इसमें 6 कंपनियों ने इसमें जगह बनाई है। बात क्लियर होगी सभी को, हाँ या ना में प्लीज जवाब देंगे जल्दी से, ठीक है। अब इसमें देखो स्टॉकहोम वर्ड आया नहीं, तो स्टॉकहोम में याद रख लेना आप लोग, स्टॉकहोम में लिख लेना। यहां पर क्या मिलती है, नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, नोबेल। लेकिन एक पीस, नोबेल पीस अवार्ड एक ऐसा है जो नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे के कौन से शहर में, ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में, ठीक है। बाकी कहां पर दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में, क्लियर। चलिए अब देखो, किसी ने पूछा था सर एक बार हमें ये बता दीजिएगा, किसी ने हमसे पूछा था कि सर ये बता दीजिएगा कि ये लीगल बॉडी क्या होती है, लीगल बॉडी क्या होती है, ठीक है, ये मैं बता देता हूं आप लोगों से। या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, किसी ने पूछा था ये अभी मेरे से। और एक पूछा था एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी। ये 3 तरह की बॉडी होती है। लीगल मतलब हिंदी में कहते हैं विधिक, या कॉन्स्टिट्यूशनल तो संवैधानिक, और संवैधानिक तर जिसमें तर लग जाता है हिंदी में, वो लीगल बॉडी। और एक एडवाइजरी होती है, अनुपालिका बॉडी या आदेशात्मक बॉडी से बोलते हैं। इनका मैं बड़ा इजी तरीके से मीनिंग बता देता हूं विद एग्जांपल। लीगल बॉडी आप लोग लिख लेंगे मेड बाय एनी एक्ट, जो एक्ट के थ्रू बन रही है, ठीक है, एक्ट है। जैसे आरटीआई, इंफॉर्मेशन, नेशनल इंफॉर्मेशन जो इंस्टीट्यूट है वो लीगल बॉडी हो गया, सीवीसी हो गया। या फिर ऐसी बॉडी जो एक्ट के द्वारा बनी है, जैसे वुमेन कमीशन हो गया, तो ये सब क्या है, लीगल बॉडी है। लेकिन ऐसी बॉडी जो मेंशन है किसके अंदर, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आ गई है। मतलब ऐसी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। और इन्हें ये पार्लियामेंट के द्वारा बना दिया गया अधिनियम है, ये पार्लियामेंट के बनाएगा। कौन बनाएगी, भारत की संसद इन्हें बना देगी। इसको भी भारत की संसद बना के राष्ट्रपति सिग्नेचर करके कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ है आपने देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102 से ओबीसी कमीशन को जोड़ा गया आर्टिकल 338 क्लोज बी में, 338 क्लोज बी में भारत के। तो अब ओबीसी कमीशन क्या बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है, राइट, क्लियर बात। अब यहां पर आते हैं क्या, यहां पर एक अगर हम बात करें एडवाइजरी बॉडी, तो एडवाइजरी बॉडी क्या है, ना तो वो किसी एक्ट से बनाई गई, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो उस इन दोनों में कोई मतलब नहीं। ऐसी बॉडी को एडवाइजरी बॉडी कहते हैं, मतलब
एक आदेश के द्वारा प्रधानमंत्री ने कहा अपने मंत्रियों से, आओ मीटिंग करते हैं, इस बात पे चर्चा करते हैं कि क्या डेवलपमेंट होगा, हम एक इस तरह की बॉडी बना दे रहे हैं, मतलब जिसमें मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री मिलकर से बना लेते हैं, उसमें पार्लियामेंट का, राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं होता। तो वो प्रधानमंत्री के आदेश के अनुरूप या फिर मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के सिग्नेचर के बाद एक बॉडी का जो निर्माण होता है उसे एडवाइजरी बॉडी कहते हैं, जैसे नीति आयोग। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर होगी सभी को, हां या ना? एक बार प्लीज सारे बच्चे जय भारत लिख देंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में फटाफट से देखेंगे। हाल ही में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? ये हम लोग जो है इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताएंगे इसका सही आंसर कौन है? वो है इसका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अल रस्मी। मोहम्मद अल रस्मी, आप लोग यहां पर देखेंगे मोहम्मद अल रस्मी को क्या चुना गया है? आप लोग लिख लेंगे विश्व रेडियो संचार कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट हम लोग जो है देखेंगे। अब इसमें 3-4 ऑप्शन है, इनको भी फिल कर लेते हैं। तो अजय बांगा कौन है? अजय बांगा है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। वर्ल्ड बैंक की क्या है? ये प्रेसिडेंट साहब है, अध्यक्ष कह लीजिएगा वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक आप लोगों को पता ही है ये कब बनी थी? ब्रिटेन वुड कन्वेंशन, बताइए, ब्रिटेन वुड कन्वेंशन आप लोग याद रखेंगे 1944 से। और इस कन्वेंशन के बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भैया? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? अब विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है वो लिख लेंगे 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले। ऐसे करके याद कर लेना कि कोई लड़का लड़की भी हो सकती है, रेडियो पे अपना मैसेज सुन रही है वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले। इस तरह से प्रैक्टिकली आप लोग जल्दी याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ दिमाग के साथ भी कुछ खुरापाती करना पड़ता है भाई, तभी याद होता है। ठीक है, अजय बांगा जी याद हो गए? अजय बांगा याद हो गया? जल्दी बता दो मुझे फटाफट से। ठीक है, अजय बांगा याद हो गया? जब मैं क्लास में ऐसी बातें करता हूं ना आपके सामने, तो सबके चेहरे पे ऐसी रौनक आ जाती है, मतलब मैं समझ जाता हूं आप लोगों की फीलिंग। ऐसी रौनक आ जाती है जैसे भगवान ऊपर से किसी ने अमृत का कलश बखेर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट इसमें डेनिस फ्रांसीसी। इस ऑप्शन में क्या है? डेनिस फ्रांसीसी। ठीक है, तो डेनिस फ्रांसिस देखेंगे ये कौन है भैया? तो डेनिस फ्रांसीसी कौन है लिख लेंगे यहां पर। ये क्या बने हैं? ये कौन है भाई? किस देश के हैं? तो पहले तो इन देश का नाम लिख लेंगे, इनका देश का नाम लिख लेंगे त्रिनाद एंड टैबेगो के हैं। और ये क्या हुए ये भी लिख लेंगे, क्या थे ये? तो लिख लेंगे अभी 77 UNGA का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन हुआ था, उस सेशन के क्या थे? ये प्रेसिडेंट थे। ये आप लोग नोट करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, कौन बच्चा बताएगा? चार्टर एक्ट, यूएन चार्टर में UNGA कौन से आर्टिकल में डिफाइन है? ये मुझे बता दीजिएगा फटाफट से, जल्दी से। इसके बाद अजय बांगा हो गया, डेनिस फ्रांसिस हो गया। इसके बाद है गिलबर्ट हांगो। फटाफट से देखेंगे, इसको हटा दूं? चलिए इसको हटा देता हूं। तो गिलबर्ट हांगो देख लेंगे फटाफट से। तो गिलबर्ट हांगो देखेंगे कौन है? ये है ILO के क्या है भैया? ILO। तो ILO बताओ मुझे क्या है? ILO के क्या है? ये ILO के अध्यक्ष है भाई, अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष आप लोग नोट करेंगे। और ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मजदूरों के अधिकारों के
को लेकर बात करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। गिलबर्ट हम्बो, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी आईएलओ की? तो आईएलओ की स्थापना हुई थी 1919 में। ये प्लीज आप लोग जो है याद रख लेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर आप लोग याद रखेंगे जेनेवा में, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? पूरा क्वेश्चन हो गया अच्छे से। चलिए एक एक क्वेश्चंस को मैं कई कई तरीके से जोड़ने की कोशिश करता हूं प्यारे साथियों, ताकि आप लोगों को परेशानी कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आप लोगों को मिलना है। हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री, आज की न्यूज है तेलंगाना की। अब आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, मतलब ये मैं कोई एहसान तो दिखा नहीं रहा हूं आप लोगों को, मतलब टोंट वोंट नहीं मार रहा हूं, मतलब एक नॉर्मल डिस्कशन, मोरल उसमें बता रहा हूं कि देखो, एक पहले करंट अफेयर छाट के फिर ऑफिस में देनी, फिर टाइप करवाना, फिर उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ऐसे तो है नहीं। प्रिपरेशन करके फिर आप लोगों के सामने, फिर उसको और तथ्यों के साथ जोड़ना। तो अगर आप एज ए मेरी जगह 1 मिनट आके देखें, मतलब दूसरे तो कह देते हैं एकदम, मतलब कोई भी कह देता है कि भाई कितना इजी है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। एक बार प्रैक्टिकल होके देखें ना तो कितना, ये मुझे पता है, वो भी कंटिन्यूटी के साथ, मतलब डेली करना इन चीजों को, तो बड़ा हेक्टिक भी है ये चीजें। दूसरे को तो ऐसा लगता है गरम गरम मसाला भाई साहब खा लो, लेकिन बहुत ही हेक्टिक वाले काम भी है भाई ये, ठीक है। तो इसमें मुझे आप लोगों के एप्रिसिएशन की तो नहीं, बस मोटिवेशन की जरूरत है। और मोटिवेशन मेरा बस आप लोगों से बस यही है, आप पूरी शिद्दत से अपने पेरेंट्स के सपनों को ध्यान में रखते हुए, अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को ध्यान में रखते हुए, आप प्लीज मैक्सिमम टाइम लिखें, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करें। बस 2 बातें फॉलो करनी है। पढ़ तो मैं ही काफी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आप खुद भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन काम आपको करना है भैया। सपने पूरे करने तो कुछ करना ही पड़ेगा। जिस दिन सफलता होगी ना, तो मैं कोई क्रेडिट वेडिट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं आपको कि आप मुझे आगे यहाँ पे लड्डू और बर्फी दें और ये फोटो खिंचवाएं या ये करें ना। बस मुझे तो इतना है कि जब सफल होंगे आप, तो उसमें एक छोटी सी 0.1%, कितनी 0.1% हिस्सेदारी मेरी भी होगी। बस मुझे तो इतनी चाहिए, इससे ज्यादा ना। 99.99% ये आपकी खुद की और आपके माँ बाप की है। बस भैया हमें तो इतनी चाहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो इसे पूरा करना है आप लोगों को। आइए क्वेश्चन पे फटाफट से। इसके बाद लिखेंगे तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने, तो लिख लेंगे फटाफट से। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? अनुमुला रेवंत रेड्डी, ये आप लोग लिखेंगे, या AR रेड्डी करके आप लोग जो है नोट कर लेंगे। क्लियर है बात सभी को? क्लियर हो गया? अब तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना राज्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तेलंगाना को अगर मैं देखें, कहें तेलंगाना, ये रहा तेलंगाना, ये रहा। तो तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को, ठीक है, 2014 को बना था। अब तेलंगाना को देखने से पहले एक बार तेलंगाना से देख लेते हैं कि इससे लगने वाले राज्य कौन कौन से। भैया कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो एक बार हम जो है तेलंगाना को देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये मैप खोल लिया मैंने आप लोगों का, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ लेना कि ये तेलंगाना कोस्टल बाउंड्री नहीं बना रहा है, ये तेलंगाना है भाई साहब, ठीक है। ये क्या है? ये तेलंगाना बना है, तेलंगाना है, ठीक है। और तेलंगाना कितने राज्यों से बॉर्डर बनाते हैं एक बार समझ लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश, एक राज्य आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा कर्नाटक हो गया, तीसरा महाराष्ट्र हो गया, और चौथा आप लोगों का छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो 4 राज्यों से तेलंगाना की बॉर्डर लाइन जो है वो लगती है। मुझे पता है कि पहली बार आपने इस पर दिमाग डाला होगा, डेफिनेटली कह रहा हूं मैं, ठीक है, तेलंगाना के बारे में। और तेलंगाना के बारे में और बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो एग्जाम में आती हैं, ठीक है। कितने एग्जाम में आती है कि तेलंगाना जो है ऐसा राज्य है जो लैंड लॉक्ड स्टेट बोलते हैं, जैसे भूटान लैंड लॉक कंट्री है, नेपाल है, लाओस है। तो ये लैंड लॉक का मतलब कि पानी से इसका कोई संपर्क नहीं है, समुद्र से इसका कोई संपर्क नहीं है। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में आप लोगों को याद रखना है, यहां पर तेलंगाना राज्य में आप लोग नोट रखेंगे, तेलंगाना
तेलंगाना के राज्य के बारे में आप लोग मुझे बताइए। यहां पर लिखेंगे एक उस्मान सागर। उस्मान सागर ये क्या है? झील है भाई। उस्मान सागर क्या है? झील यहां पर। और एक झील और है जो एक है हुसैन सागर। हुसैन सागर, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री बताइए फटाफट से। प्रथम मुख्यमंत्री जो अभी अभी कुर्सी छोड़ के चले गए, चुनाव में हार गए, तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी राजधानी आप लोग लिख लेना, वो है क्या? हैदराबाद। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो हैदराबाद है आपका मूसी रिवर के किनारे। हैदराबाद में क्या है? चार मीनार भी आप लोग याद रख लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट से। अगले क्वेश्चन वैसे खत्म हुआ नहीं है, पर हम जो है इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से, और मुख्यमंत्री कौन थे इसके? के चंद्रशेखर राव। किसके? तेलंगाना के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर का नाम आप लोग प्लीज याद रखिए। मणिक शाह कहां के हैं? मणिक शाह कहां के भाई साहब? त्रिपुरा के हैं, ठीक है। नेफिरो कहां के हैं? नेफिरो नागालैंड के, ठीक है। और ये तो तेलंगाना के हो गए। और कोनराड संगमा कहां के हैं? मेघालय के, ठीक है। क्लियर? क्लियर हो गया? सबको याद होंगे ये चीजें, तो बच्चों वाली बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तालिबान द्वारा संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? भैया तालिबान को कौन सा देश बना है जो तालिबान गवर्नमेंट को उसने अथोराइज कर दिया है? तो आंसर इज चीन। चाइना क्या बना है भैया? इन्होंने तालिबान सरकार को अपना यहां पर क्या कर दिया है? राजदूत बनवा दिया, बीजिंग में राजदूत बैठा दिया है, उसकी ऑफिस खोल दी है। तो यानी ऑफिस उसी की खुलेगी जिसे आप कंट्री का स्टेटस देंगे, गवर्नमेंट का स्टेटस देंगे। और उस व्यक्ति का नाम आप लोग लिख लेंगे, बिलाल करीमी। चीन में राजदूत कौन बना है? आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तालिबान का पहला राजदूत, तालिबान सरकार का पहला राजदूत, तो वो भी चीन में बना है। कहां पर? चीन में। और उसका नाम लिख लेंगे फटाफट से, बिलाल करीमी, ठीक है। बिलाल करीमी आप लोग जो है नोट कर लेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। क्लियर होगी बात? क्लियर है? इसके बाद आगे देखेंगे। अब यहां पर तालिबान वर्ड आया है, तो तालिबान जब तालिबान में काफी वो चल रहा था, तो भारत ने ऑपरेशन चलाया था, कौन सा बताइए? ऑपरेशन चलाया था देवी शक्ति। कौन सा ऑपरेशन था? देवी शक्ति, अफगानिस्तान के साथ। कौन सा? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तालिबान से भारतीयों को निकालने के लिए। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। और काबुल जो राजधानी है वो काबुल नदी पर ही है। यहां पर एक मोदी जी पार्लियामेंट बना के आए थे, उसका नाम था सोरा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो बनाता है। सबसे छोटी शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। और भारत ने अफगानिस्तान से टच होने के लिए एक चबहार पोर्ट बनाया, चबहार पोर्ट। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। कहां पर बनाया? ये बनाया ईरान से। परंतु क्यों? ताकि अफगानिस्तान से हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, जुड़ी रहे, क्योंकि हम ऊपर से तो नहीं जा सकते, पीओके से निकल के वहां पर जो है माउंटेन है काराकोरम रेंज से। तो इसलिए चबहार पोर्ट से हम लोग किसको कनेक्ट करते हैं? हम जोड़ते हैं अफगानिस्तान को, ठीक है। बात क्लियर होगी सभी को? हाँ या ना में मुझे जवाब देंगे सारे बच्चे। और अफगानिस्तान की काबुल राजधानी में मुगल शासक कौन था? बाबर। इसकी कब्र भी कहां पर है? काबुल में है। ये भी आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे। पहले तो इसे आगरा में दफनाया गया था, परंतु बाद में पता चला कि भैया ये तो चाह रहे थे दफनाना कहां पर? काबुल में। तो फिर इन्हें काबुल में लेके गए थे। किसको? यहीं पे लिख देना, काबुल, ठीक है। कहा किसको? बाबर को। और बाबर कौन था? फर्स्ट मुगल्स रूलर, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाबर आपको तो पता ही होगा,
पानीपत की फर्स्ट बैटल में इसी बाबर ने किसको हराया था? 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था इसने, और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित की थी। ठीक है, चलिए फिर इतिहास में चला जाऊंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप, वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप हम लोग देखेंगे 2023 कहां आयोजित की जा रही है। तो ये कुछ शहरों के नाम आप लोगों को दिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे बताइए जल्दी से कहां पर है। तो ये है आप लोगों का राइट आंसर, इसमें लिखेंगे बेंगलुरु। कहां पर है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को किस नाम से जानते हैं हम लोग? लिख लेंगे आप लोग, साइंस सिटी, सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली भी इसको बोलते हैं भारत की, इसको आईटी सिटी भी बोलते हैं, ये भी आप लोग नोट कर लेना। इसको कैंपेगोडा सिटी भी बोलते हैं। और याद रखेंगे इस, अब यहां पर एक स्टैचू भी बनी है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? इतनी सारी चीजें। और यहां पर चाहो तो बेंगलुरु में लिख लेना, इसरो का हेडक्वार्टर भी है। इसरो का क्या है? हेडक्वार्टर। ठीक है, क्लियर? कर्नाटक की राजधानी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। क्लियर होगी बात सभी को? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। इसमें अब वॉलीबॉल चैंपियनशिप की ओर आ जाते हैं। तो भैया इसमें 6 टीमें भाग ले रही हैं। कितनी टीम भाग ले रही है? 6 टीमें भाग ले रही हैं। और इसका जो संस्करण है, एडिशन है, ये 19वें नंबर का टूर्नामेंट जो है ये आयोजन इसका किया जा रहा है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। और इसमें पहली बार अगर हम बात करें तो इसमें पहली बार भारत इसका आयोजन कर रहा है, भारत। ठीक है, और भारत की टीम का नाम है अहमदाबाद डिफेंडर्स। भारत की टीम का नाम लिख लेंगे अहमदाबाद डिफेंडर्स। जो भारत की टीम है उसका नाम है अहमदाबाद डिफेंडर्स। ठीक है, ये भी आप लोग प्लीज नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है? अब स्पोर्ट्स की बात आई है तो जल्दी से रिकॉल करा दूं। एशिया हमने बताया था आप लोगों को, हॉकी वर्ल्ड कप कहां हुआ? भुवनेश्वर में। जीता कौन? बेल्जियम। हारा कौन? जर्मनी, ये मैंने बताया था। फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ? कतर में। जीता कौन? अर्जेंटीना। हारा कौन? फ्रांस, ये बताया था ना आप लोगों को। वुमेन फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। जीता कौन? स्पेन। हारा कौन? इंग्लैंड, ये भी बताया था। आईपीएल कहां हुआ? भारत में। जीता कौन? सीएसके। हारा कौन? गुजरात, ये भी बताया था ना आपको, मैंने बताया था। ठीक है, संतोष ट्रॉफी कहां हुई? सऊदी अरब की रियाद में। जीता कौन? कर्नाटक। हारा कौन? मेघालय, ये भी बताया था ना आप लोगों को बताया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लीज आप लोग याद रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में आएंगे बार बार। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का तो आपको पता ही होगा। अब स्पोर्ट्स से जुड़ी है तो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई मैं कुछ और खबरें आप लोगों को इसी के साथ में बता देता हूं फटाफट से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओलंपिक। तो ओलंपिक की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ओलंपिक 2024 में पेरिस में होंगे, नोट कर लेना भाई साहब। 2028 में कहां होंगे? 2028 में लिख लेंगे लॉस एंजलिस में होंगे। लॉस एंजलिस ये कहां पर है? ये है आपका यूएसए। ये कहां पर है? फ्रांस में है। और एक आप लिख लेंगे 2032 में। 2032 में आप लोग लिखेंगे ब्रिस्बेन, ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। आप लोग लिख लेंगे 2032 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ओलंपिक्स की अपकमिंग होस्ट कंट्री है, इनको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? क्लियर हो गया? चलिए, टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की है। न्यूशंतारा इंडोनेशिया की है, इंडोनेशिया की। और इंडोनेशिया और भारत के बीच में कौन सा चैनल है? मैंने कई बार बताया आप लोगों को, ग्रेट चैनल आप लोग नोट कर लेंगे। और पेरिस तो आपको पता ही है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जहां पर है क्या? एफिल टावर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। काफी सारी चीजें करा दी आप लोगों को। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का, वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग
2024 में किस विश्वविद्यालय को भारत का शीर्ष स्थान घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसमें आप लोग बस एक ही यूनिवर्सिटी लिखेंगे जहां से जजेस ज्यादा बन रहे हैं आजकल, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से काफी जजेस बन रहे हैं भाई साहब, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर है, आप लोग इसको नोट कर लेना। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी तो ये गलत ही डाल दी, ऑप्शन में गलत डाल दी, खड़ी बेइज्जती करवाने को यार ये तो बेइज्जती वाला काम कर दिया। अलीगढ़ बनारस लिख लेंगे, 1916 में स्थापना हुई इसकी। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देखना एक बार, ये सर सैयद अहमद खान ने इसको करा था, ये आप लोग नोट कर लेंगे, अलीगढ़ में है, ये बनारस में। ठीक है, आगे बढ़े। चौधरी चरण सिंह कौन थे भाई साहब? ये थे हमारे पूर्व पीएम थे, फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, और इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है 23 दिसंबर को, कौन सा? किसान दिवस। और इनकी जहां समाधि है उस समाधि को क्या बोलते हैं? लिख लेंगे आप लोग, किसान घाट। ठीक है, किसान घाट आप लोग लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 1875 में 1875 में एक यहां पर, जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, यहां पर बना था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो लिख लेंगे 1875 में क्या बना था? जब सोशल रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे ना, मुस्लिम रिफॉर्म को पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में रहता है, इसको मैं कराता हूं, तो 1875 में लिख लेंगे किसने? सर सैयद अहमद खान। आप लोग इसको प्लीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। 1920 में जाकर फिर से यूनिवर्सिटी का कैटेगरी मिली थी। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में इंटरपोल के बारे में बताइए तो सबसे पहले मुझे सारे लोग जल्दी से, इंटरपोल क्या होता है? हाल ही में इंटरपोल की 51वीं महासभा कहां आयोजित होगी? 91st जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल, ये कहां पर हुई है? तो इंटरपोल के बारे में मुझे पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी है, और इसकी जो अभी मीटिंग हुई है वो हुई है कहां पर? आप लोग ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। अब इंटरपोल क्या है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो लिख लेंगे इंटरपोल। इंटरपोल लिखेंगे, इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक वर्ल्ड लेवल पर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस है वही इंटरपोल है। और इसकी स्थापना बहुत पूछी जाती है 1923 में, और लियोन्स में इसका हेडक्वार्टर है, लियोन्स। और लियोन्स कहां पड़ेगा भाई साहब? ये पड़ेगा यहीं बगल में आपकी फ्रांस में। ठीक है, क्लियर है? ये प्लीज आप लोग नोट कर लेना। और इसके अध्यक्ष कौन है भी? तो अहमद भाई करके याद कर लेना, अहमद, इसके अध्यक्ष लिख लेना अहमद नासर अल रईसी। तो अहमद करके याद कर लेना, अहमद नासर अल रईसी। ठीक है, ये आप लोग इंटरपोल के बारे में काफी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? क्लियर है? अब आगे देखते हैं, लियोन्स फ्रांस तो इसका हेडक्वार्टर ही हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया, ये बीजिंग चीन में, ये आप बाकी छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्व किसे घोषित किया गया है? इंग्लिश में लिख लेंगे 15th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट ऑफ इंडिया। ये लाइन आप लोगों को याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें किसको? गुजरात के गरबा को। अब मुझे जल्दी से क्लासिकल डांस और इनकी लिस्ट बता दीजिएगा फटाफट से। और वो अब देखिए, गरबा गुजरात का है। ठीक है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया बात सभी को? अब मैं एक चीज आप लोगों को बताने वाला हूं, वो क्या लिखेंगे? वैसे तो इन्हें तीनों को ही मिला है, इन सबको ये बना चुके हैं, लेकिन ये 15वें नंबर का पूछा है हमसे, तो 15वें नंबर का क्या है? गरबा आप लोग याद रखेंगे। वैसे तो इसमें
कालबेलिया लोकगीत राजस्थान भी इंक्लूड ये भी है, बर्तन बनाने का पीतल तांबे का स्टील पंजाब का ये भी है, और बौद्ध मंत्रोच्चार लद्दाख का ये भी इसमें इंक्लूड है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, पहले बता देता हूं यूनेस्को, फिर आप लोगों को एकदम लिस्ट आपको बताऊंगा जो आपकी क्लासिकल नृत्य है जैसे गरबा यूपी ये सब। तो यूनेस्को कहां है भाई साहब, कहां गया यूनेस्को, ये रहा, ठीक है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म लिखेंगे यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो है फुल फॉर्म है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेंगे। इन 15 में शिवांश जी, इन 15 में इंक्लूड है सारे के सारे ऑप्शन, ठीक है। गरबा उसको, दुर्गा पूजा को वेस्ट बंगाल को भी है, वो भी है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है यूनेस्को की 1945 में, और हेडक्वार्टर कहां पर इसका, पेरिस फ्रांस में। बार बार मल्टीपल टाइम जो है इसको आप लोग रिवाइज करते रहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को, क्लियर हो गया बात। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कुछ लोक नृत्य, जैसे ज्यादा तो नहीं बताऊंगा मैं, विहू लिख लेंगे, विहू कहां का है, असम का है, आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आप कथक लिख लेंगे, कथक उत्तर भारत का आता है, वैसे यूपी का नाम इसमें लिखेंगे। भारतनाट्यम तमिलनाडु लिखेंगे, भारतनाट्यम किसका, तमिलनाडु। डांडिया गरबा किसका है, गुजरात का है गरबा। और आपका भांगड़ा किसका है, भांगड़ा गिद्दा पंजाब का है, ठीक है। नौटंकी लिख लेंगे, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। यही आपके एग्जाम में प्यारे साथियों ज्यादा आता है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, ठीक है। रिवाइज हो गए, चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है भाई, पर्सन ऑफ द ईयर। और इस क्वेश्चन को आप लोग डाल लेंगे वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें कौन है, अमेरिका के पॉप स्टार कौन है, टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट को आप लोग याद कर लेंगे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इन्हें जो है घोषित किया गया है। कहां के भैया, ये कहां के हैं भैया, ये लिख लेंगे आप लोग यूएस से, ठीक है। क्लियर है, क्लियर होगी बात सभी को, जल्दी बताइए क्लियर हो गया। अभी 3 ऑप्शन और हैं, इनका भी काम तमाम कर देता हूं, देख लेते हैं एक बार, इनको देखते हैं फटाफट से। एक है प्रवीणा अंजना, तो प्रवीणा अंजना कौन है, प्रवीणा अंजना बताइए कौन बनी है। तो प्रवीणा अंजना हम लोग देखेंगे वो कौन है, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। तो लिख लेंगे मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 सम्मान इन्हें दिया गया है, ये आप लोग इनके आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे फटाफट से प्रियान सेन, ये जयपुर की है शायद, मिस अर्थ इंडिया लिखेंगे, मिस अर्थ इंडिया इन्हें बनाया गया, मिस अर्थ इंडिया, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और नंदिनी गुप्ता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे फेमिना मिस, नंदिनी गुप्ता लिखेंगे क्या, फेमिना मिस इंडिया 2023। इनके आगे आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई सारे 4 ऑप्शन है, तो मेरी कोशिश रहती है कि सारे ऑप्शंस को एक साथ रिलेट करके आप लोगों को बता दूं, ठीक है। क्लियर है। प्रेरणा अंजना कौन बनी है, मिस इंटरनेशनल इंडिया, प्रियन सेन अर्थ इंडिया, और फेमिना इंडिया नंदिनी गुप्ता, और टेलर स्विफ्ट ये भी लेडी है, यूएसए की पॉप स्टार है, इन्हें चुना गया है टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। आज इनकी पुण्यतिथि है, आप लोगों को पता ही होगा, जनरल बिपिन रावत जी। और जनरल बिपिन रावत जी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इनका भैया जो आप लोग देखते हैं तमिलनाडु में, क्या तमिलनाडु में कुन्नूर में इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। वैसे ये कहां के थे, उत्तराखंड के थे, कहां के थे, उत्तराखंड के। नाम क्या था, जनरल बिपिन रावत, ये आप लोग याद रखेंगे। और कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट कहां पड़ता है, नीलगिरी पहाड़ियों पर, तमिलनाडु की, ठीक है। तो पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे। अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है भाई साहब,
तो वर्तमान में है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, अनिल चौहान साहब, ठीक है, अनिल चौहान, ठीक है। तीनों सेनाओं से ऊपर का ओहदा इनका होता है। मान लीजिएगा ये आर्मी है, ये आपकी एयरफोर्स है और ये आपकी नेवी है, ठीक है। तो इन तीनों से ऊपर एक पोस्ट बना दी है यहां पर सीडीएस की, और सीडीएस के ऊपर है हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इनकी, ठीक है। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान कौन है, आप लोगों को याद रखना है। अब आर हरि कुमार कौन है? आर हरि कुमार ये है आपके नौसेना अध्यक्ष, नेवी चीफ नौसेना के। और वी आर चौधरी कौन है? आपके एयरफोर्स चीफ। और आप लोगों के आर्मी के लिख लो यहां पर, आर्मी के कौन है? पांडे जी, मनोज पांडे, मनोज पांडे। और इनके दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये तो हो गया 15 जनवरी, एयरफोर्स हो गया 8 अक्टूबर और ये हो गया 4 दिसंबर, ठीक है। क्लियर होगी बात? कितनी सारी चीजें आप लोगों को करा दी है मैंने। कमेंट बॉक्स में जरा बता दो मुझे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बता दीजिएगा जल्दी से, प्लीज जल्दी बता दीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अब जल्दी से रिवीजन करेंगे कुछ तेजी के साथ, कुछ और अदर चीजों का फटाफट से। एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, ये भी आप लोग याद। रेखा शर्मा क्यों बता रहे हैं भाई साहब? रेखा शर्मा वुमेन कमीशन की चेयरमैन है, मैंने ह्यूमन राइट कमीशन पूछा है, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अरुण कुमार मिश्रा आपकी क्या है? एनएचआरसी के चेयरमैन, ठीक। क्लियर बात सभी को? चलिए अब मैं जल्दी से करंट अफेयर को तो इसको करेंगे, मैं अब तेजी के साथ में आप लोगों को कुछ करा देता हूं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी के क्या इंपॉर्टेंट आर्ट सेक्शंस आपको तेजी के साथ में रिकॉल करा देता हूं, ठीक है। तो 20 सेक्शन आईपीसी के देखेंगे केवल इंडेक्स के माध्यम से। आप लोग तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं जल्दी से लिख दीजिएगा जय भारत, ठीक है। तो आज आईपीसी के टॉप 20 सेक्शंस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल रिवीजन करेंगे। डिस्कशन तो आप कर चुके हैं, जहां से आपने कोचिंग करी वहां भरपूर डिस्कशन कर चुके हैं आप लोग, केवल रिवीजन करेंगे भैया, ठीक है। बस मैं सेक्शन के नाम लिख रहा हूं, आपको क्या करना है, और विद इन 2 मिनट में हमें क्या करना है, बहुत तेजी के साथ में करना है, बहुत तेजी। तो मैं सेक्शन लिख दे रहा हूं फटाफट से, आप लोग बताएंगे। सेक्शन है 28 में बताइए, सेक्शन 28 में है क्या? वो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कूटकरण और इंग्लिश में बोलते हैं काउंटरफीट, ठीक है। क्लियर? मैं लिखूंगा नहीं भाई साहब, ये आप लोगों को दिमाग चलाना है, अपना दिमाग चलाना है भाई साहब, ठीक है। सेक्शन 40 में बताइए क्या है? सेक्शन 40 में क्या है? सेक्शन 40 में आप लोगों को पता होगा क्या? अपराध, ऑफेंस। और ऑफेंस कहां होते हैं ज्यादातर? भाई ऑफेंस कहां होंगे? ऑफेंस कहां पर होगा 40 में? बताइए ऑफेंस कहां होगा? भाई साहब गांव में होता है, होता नहीं होता गांव में ऑफेंस? मैंने आपसे कहा था ना, जब मैं जिस दिन लॉ पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को हर एंगल पे लेके जाऊंगा, तो गांव में ऑफेंस ज्यादा होंगे। और ग्राम पंचायत, ग्राम कहां पढ़ते हैं? आर्टिकल 40 में भी देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसको ऐसे करके याद कर लो अभी के अभी, और कभी भूल जाओ तो मुझे बता देना। इसे भूलोगे कभी? हाँ या ना में जवाब दे दो एक बार, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? सेक्शन 53 है, तो ये बच्चों वाले सेक्शन, परंतु याद तो हमें करना ही पड़ेगा। सेक्शन 53 क्या कहता है भाई साहब? पनिशमेंट की बात करता है। गलती करोगे तो भाई साहब सजा मिलेगी। क्या करोगे? गलती करोगे तो सजा मिलेगी, यानी यहां पर दंड का प्रावधान दिया गया है। ये आप लोग याद रखेंगे, पनिशमेंट, ठीक है। पनिशमेंट कितने प्रकार के बताए गए हैं? 5 प्रकार के पनिशमेंट हैं। आप लोग चाहो तो अपने डायरेक्ट में खोल के देख लेना, ठीक है। क्लियर है? क्लियर हो गया बात सभी को? इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। एक सेक्शन आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 82।
तो ये तो आप लोगों के दिमाग पे एलएलबी करते समय आ जाता है सबके। इसमें क्या है भैया, 7 वर्ष तक का कोई बच्चा होगा तो नो क्राइम, कोई अपराध, नो ऑफेंस बनेगा भाई साहब, ये आप लोगों को पता ही होगा। इसकी लैटिन मैगजीन बता दो एक बार मुझे, जल्दी बता दो लैटिन मैगजीन क्या है इसकी, फटाफट से जल्दी से बता दो फटाफट से। फिर सेक्शन हम लोग देखेंगे तेजी के साथ में। सेक्शन है आप लोगों का, और वो है क्या, 100। सेक्शन 100 क्या कहता है भाई साहब, मृत्यु भी कर सकते हो आप लोग, ये भाई अथोराइज कर रखा है आईपीसी ने आपको, परंतु ऐसे नहीं कर सकते जब तक ये, कितनी ग्राउंड है इसमें, सेक्शन 100 में कितनी ग्राउंड है, कितनी ग्राउंड पर आप क्या कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को भी मार सकते हैं। ये कौन अथोराइज कर रहा है, ये अथोराइज कर रहा है सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। और कितनी ग्राउंड है, 7 ग्राउंड है। साथ में आप लेटेस्ट लिख लेना कि यदि कोई लड़का या कोई लड़की किसी पर क्या कर रहा है, तेजाब से एसिड अटैक कर रहा है, 2013 से आया था ये एसिड अटैक, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना 2013 से। तो यहां तक भी क्या कर सकते हैं भाई साहब, मृत्यु कारित कर सकते हैं। बाकी 6 ग्राउंड आप लोग अपने डायरेक्ट से पढ़िए, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 103, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा ना, 103 भी पढ़ाई तो होगा, जो लोग नए बच्चे होंगे शायद उन्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जो आईपीसी पढ़ चुके हैं उन्हें मजा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो सेक्शन 103 क्या कहता है भैया, कि भैया आप अपनी जान बचाने के चक्कर में तो प्राइवेट डिफेंस में आप 100 में मार रहे थे, लेकिन अगर अपनी प्रॉपर्टी को भी बचाना है ना, तो प्रॉपर्टी को भी बचाना है तो आप यहां पर 4 ग्राउंड हैं प्रॉपर्टी के मामले में। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसको बचाने में आपकी जान पर बनाई है, तो आप 4 ग्राउंड पर आप यहां भी क्या कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं। यहां पर भी किसी व्यक्ति की डेथ जो है आप कर सकते हैं। बात क्लियर होगी सभी को, हाँ या ना, याद हो रही है चीजें कितने, मैंने कहा था ना 20 सेक्शन रिकॉल कराऊंगा, अभी बता दो कितने हो गए। सेक्शन एक बार और हम लोग देखेंगे, सेक्शन है आप लोगों का, लिख लीजिए यहां पर 120A, 120A देखेंगे फटाफट से। तो इसमें क्या है, इसमें आप लोग 120A में क्या है, इसमें डेफिनेशन दे रखी है भाई साहब। डेफिनेशन किसकी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की, यानी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा को डिफाइन किया गया है, ठीक है ये आप। और इसका ऑफेंस किसमें है, इसका अपराध जो है वो 120 की क्लोज बी में आप लोग देखते हैं, क्लियर हो गया। इसके बाद आप जब बड़े अधिकारी बन जाएंगे तो आपके सामने ऑफर आएगा रिश्वत लेने का, ये आता ही है भैया, चाहे आप कितने ही ईमानदार हो, लेकिन इसमें इस गंगा में तो नहाता ही है भैया बड़े से बड़े, ठीक है। पैसों को देखकर अच्छों का दिमाग फेल हो जाता है, तो रिश्वत लेने का ऑफर आएगा, लेकिन ऑफेंस भी है भैया, अपराध है। आईपीसी के कौन से सेक्शन में है, जल्दी बताइए, आईपीसी के रिश्वत बताइए कौन सा, सेक्शन 171 की क्लोज बी, यानी यहां पर रिश्वत को क्या करा गया भैया, यहां पर क्राइम बताया गया है, ब्रेवरी आप लोग यहां पर नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भैया। और 171 की क्लोज बी में, इसी की क्लोज ई में इसके पनिशमेंट की बात की गई है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। गिनते रहना कितने सेक्शन हो गए, डेली के डेली में 20 कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब थोड़ा पीछे से देख लेते हैं, सबसे कम सजा वाला 8 सेक्शन कौन सा है आईपीसी का। तो एक सेक्शन है सेक्शन 510 आप लोगों को पता है ना, सड़क पे शराब पी रहे, पुलिस उठा के ले जाती है, कोई तो ग्राउंड होगी। 510 में आप लोग देखते हैं कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे 510 इसमें क्या होगा, इसमें भाई साहब कोई व्यक्ति मिसकंडक्ट कर रहा है, 24 घंटे के लिए बैठा देते थाने में और फिर उसका स्वागत करते हैं पटे से, तो 10 रुपए उससे लेते हैं और बाकी वो बीड़ी और मांग के पी जाता है थाने में पुलिस वालों से। ये है सेक्शन 510, क्लियर होगी बात सभी को। 24 आवर लिख लेंगे, इसमें आप उसे गिरफ्तार करके डिटेन करके रख सकते हैं, क्लियर होगी बात, क्लियर हो गया, हाँ सबसे सस्ता सेक्शन यही है, क्लियर है। इसके बाद है एक सेक्शन है आप लोगों का सेक्शन 400
999। तो भैया ये भी आप लोगों को पता ही होगा, ये किसका है, ये है आप लोगों का मानहानि का, ठीक है, डिफेमिनेशन का। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, किसमें, मानहानि का, और इसका दंड दिया गया है सेक्शन 500 में। क्लियर हो गई बात सभी को, याद हो रहे हैं, नहीं याद हो रहे हैं, जल्दी से मुझे बता दो सारे बच्चे, ठीक है। एक एक आप लोग लिखेंगे, सेक्शन 2 है वैसे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन है 339, एक सेक्शन है 340, इन दोनों को आप मुझे बताइएगा जल्दी से। तो इसमें क्या है, रोंगफुल रिस्ट्रेंट यानी सदोष अवरोध, इसमें पढ़ेंगे आप लोग, और सदोष परिरोध किसमें पढ़ेंगे, सेक्शन 340 में, रोंगफुल कन्फाइनमेंट। क्लियर होगी बात। अब ये कॉन्सेप्ट भैया आप खुद पढ़ना, क्योंकि मैं इंडेक्स का रिवीजन करा रहा हूं। तो कितने हो गए टोटल सेक्शन आप लोगों के, 20 हो गए होंगे। एक सेक्शन आप लोग लिख लेंगे 349। तो यहां पर बल की बात करी गई है, बल, आवश्यक बल, जो पुलिस कहते थे ना, बल का प्रयोग किया, जहां भीड़ लग रही थी लठ बजा दिया, तो वो यही वाला बल है, ठीक है। ये न्यूटन वाला बल मत समझ लेना, न्यूटन का फोर्स वाला बल मत समझ लेना, ये कि उसकी एक वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाते तब तक वो अपनी विरामावस्था में रहती है, ये न्यूटन वाला मत समझना, ये भैया आपका अपना ही माना है, इसे बल यानी फोर्स आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये सीधा सीधा वही है जो पुलिस लठ फेरती है और जो कैनन वाटर का यूज करती है, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। एक 351 और लिख लेना, सेक्शन 351 काफी इंपॉर्टेंट है, हमला, असोल्ट, ये भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ 20 इंपॉर्टेंट आपके क्या थे, ये थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट सेक्शन आईपीसी के। आईपीसी आपको पता है इंडियन पेनल कोड, और ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा ड्राफ्ट की गई थी 1860 में, और इसको एनफोर्स किया गया था 1862 में। और लॉर्ड मैकाले कौन थे, फर्स्ट लॉ चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन, और फर्स्ट लॉ कमीशन बना था 1834 में, कौन से एक्ट के थ्रू, एक्ट 1833, ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को। अभी काफी चेंजेस इसमें आईपीसी में आने वाले हैं, जल्दी से लॉ कमिश्नर, लॉ मिनिस्ट्री इसको मॉडिफिकेशन करके बहुत सारे सेक्शंस को रिपील कर दिया है, और अब इसका नया नाम भी चेंज कर दिया, जैसे आप लोगों को पता है, कुछ ही 1 साल के अंदर या 1.5 साल में फिर इसको एनफोर्स कर दिया जाएगा। मतलब प्रोविजन यही रहेंगे, सेक्शंस के नाम चेंज हो जाएंगे और कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसे जो यूजलेस प्रोविजन है उन्हें आईपीसी से बाहर कर दिया जाएगा, और इसका नया नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। क्लियर होगी बात। अभी इस पर रिसर्च चल रही है, मीटिंग है, इसका रिव्यू चल रहा है, तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग इसको परेशान मत होइए। आईपीसी की जगह अब क्या हो जाएगी, बीएनएस, आईपीसी कन्वर्ट इनटू बीएनएस। ये आप लोग, मतलब हो सकता है आप लोग ना पढ़ो, मतलब लेकिन जज बनने के बाद तो आपको बीएनएस पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हमारी आने वाली जेनरेशन बीएनएस पढ़ेगी, आईपीसी को भूल जाएंगे सब लोग, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। यदि किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली कई सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ से रिलेटेड चीजें मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं धीरे धीरे, और फिर आप लोगों को करूंगा। अब मेरी मुलाकात आप लोगों से मंडे को होगी, और आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।